मुझे कोई मलाल नहीं, मुझे इस पद पर आना ही नहीं था। इसीलिए अभी भी मैं अपने बयानों में कोई संशोधन न पहले तैयार हूँ, न अभी तैयार हूँ और न कभी तैयार हूँ। मैं नहीं एमएलए था तो भी यही मुद्दे पे काम करता था, एमएलए था तो भी इसी मुद्दे पे काम कर रहा हूँ, और सरकार में भी था तो इसी मुद्दे पे काम कर रहा था, और मंत्री नहीं हूँ तो फिर उसी मुद्दे पर। मुद्दे बदले नहीं जाते। राजनीति इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, ये सुविधाओं का खेल नहीं है कि समय के अनुकूल लोग बदल जाएं। ऐसा सुधाकर सिंह न कभी थे, न अभी है, न आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे। पिछले 1.5 दशक से ज़्यादा के अरसे में नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोगों ने उनकी तारीफ की, जो नीतीश कुमार के विरोध में गए वो उनकी आलोचना करते रहे। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए, मतलब सरकार में उनके साथ रहते हुए, उनकी नीतियों की आलोचना, सरकार के गवर्नेंस मॉडल पर सवाल, और इन सवालों को उठाने के बाद कैबिनेट से विदाई। पहचान बताने की जरूरत नहीं है, सुधाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, कभी आरजेडी कोटे से सरकार में मंत्री थे, विधायक तो अभी भी हैं। सुधाकर जी, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की जीएम मस्टर्ड के मसले पर, और अब पटना में आप जो बता रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहा है? जो मुझे जानकारी है कि जीएम मस्टर्ड के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री बिहार जी स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ थे। उन्होंने 2011 से लेकर 17 तक 4 बार भारत सरकार को चिट्ठी उन्होंने लिखा कि जीएम मस्टर्ड का अनुमति देश में नहीं मिलना चाहिए, इस पर रोक होना चाहिए। चूँकि कृषि राज्य का विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, तो इस पर कोई कानून नहीं बना सकता भारत सरकार। और या भारत सरकार कानून बनाने की अगर चाहे तो उसको संविधान संशोधन में जाना होगा, जो आज तक उन्होंने गए नहीं इस सवाल पर। एक पिछले दरवाजे से इन्होंने एक जेनेटिक मॉडिफाई इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो बना करके वो प्रयास कर रहे हैं कि देश में जीएम सीड का उत्पादन शुरू हो जाए। 3 नवंबर को जब मैं बयान दिया दिल्ली में, तो उस दिन बिहार की सरकार के निकम्मे अधिकारियों ने उसको कोशिश किया कि पास करवाने, लेकिन बधाई के पात्र हैं बिहार की सरकार के लोग, मंत्री, माननीय मंत्री, कि उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया। जिन फाइलों में माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे सीधे मंतव्य लिखा हो, उस फाइल पर पुनः उनके मंतव्य के विरुद्ध जा करके इस जीएम सीट को बिहार में अनुमति देने का जो प्रस्ताव जिन अधिकारियों ने लिया, उसको दंडित करने का काम सरकार करेगी, पहला। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिखा हूं कि आप पुराने स्टैंड के हिसाब से भारत सरकार के सामने बिहार का पक्ष प्रस्तुत करिए और देश के किसानों का पक्ष आप प्रस्तुत करिए, क्योंकि वो भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं, कृषि क्षेत्र में उनका अनुभव है, तो उसका अनुभव का लाभ उठाते हुए रखें कि देश के किसान जो नसबंदी किया हुआ जो बीज है, जिससे पूरी खेती बांझ होने की संभावना है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। जो फैसला था सरकार का, उस फैसले के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं हो, मतलब जो अधिकारियों ने फैसला लिया उस फैसले के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं हो, ये बात कितनी अंदर जा सकती है, गले के नीचे कितनी उतर सकती है? बहुत सारी फाइलें, हजारों फाइलें रोज सरकारों में मूव करती है अधिकारियों के मार्फत, और मंत्रियों के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री तक जाती हैं फाइलें, लेकिन कभी कभी हड़बड़ी में कुछ होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इस पूरे मसले में जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुख्यमंत्री के जी को सूचना नहीं दिया होगा। अगर उनकी कोई सहमति अगर होगी तो आने वाले वक्त में उनके मुख्यमंत्री जी से जो हमने पत्र लिखा है, उसके एवज में उनका जो एक्शन जो होगा, उससे बिहार की जनता को समझ में आएगा कि स्टैंड में उनका बदलाव है कि पुराने स्टैंड पर है। अब बहुत कम वक्त के लिए कृषि मंत्रालय आपने देखा, कृषि विभाग को देखा, और आपने उसी दौरान जो बयान दिया, जिस बयान को लेकर के कैबिनेट तक बात पहुंच गई, और आपसे जो दूरी है वो बात अब फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मजबूरी थी क्या एक मंत्री के तौर पे आपकी कि आपको ये कहना पड़े कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, अधिकारी चोर हैं और आप चोरों के सरदार हैं? सुधाकर जी, ये पूरा मसला को मैं कहा कि मैं बोल चुका हूँ, इन सब विषयों पर दोबारा इसलिए नहीं बोलता कि ऑलरेडी हमारे पब्लिक डोमेन में आज भी वीडियो हैं फेसबुक लाइव का, और मीडिया के भी सभी, अब तो गूगल का ज़माना है तो है। मैं ये बता रहा हूँ कि मंत्री 45 दिन रहा कृषि का, लेकिन कृषि से रिश्ता तो जन्म से है और यह रिश्ता तो मृत्यु तक रहेगा कृषि से हम लोगों का।
और राजनीति को अगर छोड़ दें तो इसके बिना इस देश में है ही क्या पहचान बिहार का। 80% लोग इसी पर जीवित हैं, रोजगार से लेकर के उनकी आमदनी तक, शादी ब्याह से लेकर पढ़ाई लिखाई तक। तो ये जीवन से लेकर मृत्यु तक की पूरी प्रक्रिया में कृषि से बाहर कौन है आज। अब हम मंत्री के तौर पे हम निर्णय लेने वाले शीर्ष इकाई में जब मैं आया तो वही बात कहा जो पहले से मैं कहता रहा हूँ, और मेरे इस्तीफे के बाद भी आगे भविष्य में भी हम वही बात कहेंगे जो हमने कहा। और जिस सवाल को हम कह रहे हैं, इसी एमएलए फ्लैट के उद्घाटन में जहां हम खड़े हैं, आपने ही शायद चलाया भी था मीडिया में कि अधिकारी पैसा लेते हैं और काम पूरा नहीं करते हैं एक शीर्ष नेता की तरफ से, और वह ऑफ द रिकॉर्ड कहा जा रहा था, लेकिन मीडिया ने उसको ऑन द रिकॉर्ड चलाने का काम किया था। तो पूरी बातें सबको मालूम है कि कहाँ गड़बड़ी है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। हर राज्य में है, दिल्ली में भी है, तो नेतृत्व का काम ही होता है उसको ठीक करना। आप सरकार में जब थे, मतलब सरकार के अंदर थे, उस वक्त सच कहना कितना मुश्किल काम लगता है? क्योंकि देखिए, विपक्ष में रह के या विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप ज़्यादा सच बोल सकते हैं। विधानसभा में कई सवाल आपने उठाए हैं, हमने देखा है विपक्ष में रह के आपने किसानों के मुद्दों पर और खेती और कृषि के मसले पर बोला है, लेकिन सरकार के अंदर बैठ के सच बोलना कितना मुश्किल होता है? सच बोलना थोड़ा मुश्किल हमेशा रहा है, और भी शीर्ष पर जा कर के। लेकिन सच ना बोले तो सच को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होता किसी के लिए। ठीक है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच को स्वीकार करने में क्या हर्ज है, और स्वीकार करके सुधार करने में कोई बुराई नहीं है। सुधार के लिए ही सभी लोग आते हैं। हम लोग तो कोई भी मैनिफेस्टो लाते हैं, घोषणा पत्र की मैं सुधार लाऊंगा, सुधार तो लाना ही होगा ना। बोलना कम काम ज़्यादा करना ये हो सकता है, लेकिन सुधार तो दिखना चाहिए। सच बोलने के बाद जो हुआ उसका कहीं कोई मलाल, अगर नहीं बोलते तो शायद मंत्री की कुर्सी बच जाती। मुझे कोई मलाल नहीं, मुझे इस पद पर आना ही नहीं था, मुझे इस पद की आकांक्षा ही नहीं थी, हमको तो अनुमान ही नहीं था कि हमको इस काम को करना है। मैं मानसिक रूप से कभी तैयार ही नहीं रहा कि मुझे मंत्री बन के काम करना है। मैं विधायिका के काम से कानून बनाने वाले एजेंसी के रूप में हम उस काम से संतुष्ट थे, जहां हम सभी सवालों पे मुखर होकर अपनी बात को रख सकते। मंत्री होने के बाद आप सभी सवालों पे मुखर नहीं हो सकते, केवल जिस विभाग से संबंधित है उसी सवाल को आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक लिमिटेशन है मंत्री के रूप में, लेकिन एक विधायक के रूप में हमारे लिमिटेशन नहीं है। राज्य के भीतर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं जो हमारी पार्टी सिद्धांतों के अनुकूल हो। अगर जो पार्टी सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है तो उसको हम लोग पार्टी के फोरम में रख करके उसको सुधरवाने का प्रयास करते हैं। मैं अभी तक जितने मसले पे बोला हूँ वो पार्टी के नीतियों सिद्धांतों से मेल खाने वाले हैं, कोई उससे अलग नहीं था। इसीलिए अभी भी मैं अपने बयानों में कोई संशोधन न पहले तैयार हूँ, न अभी तैयार हूँ और न कभी तैयार होगा। आपने दिल्ली में लालू जी से मुलाकात की, तेजस्वी से मुलाकात आपकी होती रहती है, लेकिन आपकी ही पार्टी के कुछ नेता अब आपके बयान को लेकर के, बड़े नेता ही, अगर बोलेंगे तो मैं उनका नाम भी कोट करूंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत फिलहाल न भी समझें, तो आपकी जो मुखरता रही उसको, उसकी आलोचना भी करने लगे हैं मीडिया के जरिए और बाकी चीज़ों पर। क्या लगता है इस पर नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए? कोई व्यक्तिगत तौर पर, कोई पार्टी के भीतर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई सवाल कर रहा हो तो कर सकता है, हम लोग उसके कोई विरोधी नहीं है। लोकतंत्र तो डायलॉग से, संवाद से चलता ही है। मैंने कहा है कि कुछ बातें मुखर होकर बोली जाती हैं, कुछ बिना बोले भी की जाती हैं। तो जो बोलने वाले लोग हैं बोलेंगे, लेकिन उनके, मैं किसी वैसे राजनेता जो वरिष्ठ हैं हमारी पार्टी में, हम उनके किसी बयानों को मैं खंडन नहीं करता उनका। हम अपनी बात जो कहना है, बोलना है, लिखना है, वो मैं करता रहूँगा। आपने किसान मंडी की बात कही और आप उस पर काम कर रहे थे। संभवतः अगर आप विभागीय मंत्री होते तो आप उस पर आगे भी बढ़ते, जो आपने बातें कही थी। अब जबकि आप नहीं हैं, क्या होना चाहिए? सुधाकर सिंह क्या मानते हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो मैंने डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिया है, उस डायरेक्शंस पर वो काम कर रहे हैं। अब सरकार को निर्णय लेना है। मंत्री के रूप में जो मेरे निर्णय हैं उसको सरकार का ही निर्णय था, और जो वर्तमान में जो लोग हैं उसको आगे बढ़ाएंगे।
मुझे ज़रूर विश्वास है कि इस मुद्दे को सुलझाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में बिहार के लिए अच्छी खुशखबरी मिलेगी इस मामले में। आपकी राजनीति अपने अंदाज में चलती है, कभी आप आरजेडी से दूर भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और आपने अपने बूते अपने आप को राजनीति में खड़ा किया, लेकिन आपकी एक पहचान भी है कि आप जगदा बाबू के बेटे हैं। जगदानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के और लंबे अरसे से गांव पे हैं। क्या पिताजी से बात हुई कुछ इस संबंध में, अगर बता सकते हैं? मैं पिताजी से कोई भी राजनीतिक मसले पर बहुत मैं बात नहीं करता। जो पिता पुत्र का संबंध जो है वह पारिवारिक है, उसी लहजे से या नज़रिए से मेरा उनका रिश्ता रहा है। राजनीतिक सवालों पे वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते रहे हैं और मैं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता रहा हूँ। यह पारिवारिक मूल्य हमको विरासत में 3 पीढ़ियों से मिला है। कोई मैं पहली पीढ़ी में इस मूल्य पर नहीं काम कर रहा हूँ। अलग अलग परिवार के लोग अलग अलग राजनीतिक विचारों के साथ, विचारों पे अलग होना और व्यक्तिगत स्वार्थों का टकराव दोनों अलग अलग विषय है। बार बार लोगों को विषयों पे अंतर को लोग स्वार्थ समझ लेते हैं। इसमें स्वार्थ का विषय नहीं है। मुद्दे जो आज हैं, आज की पीढ़ी के अनुकूल, वह आज की पीढ़ी बेहतर समझेगी। पुराने ज़माने की जो पीढ़ी है उस मुद्दों पे उनकी अलग सोच है। और मेरे भी, चूँकि मैं 45-47 मेरा बेटा हो गया 18-19 साल का, तो उसके मत शायद मेरे से अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग पीढ़ियों के अलग अलग मुद्दे रहते हैं, अलग अलग विचार रहते हैं, अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। और ये पीढ़ीगत संघर्ष तो नहीं मानता कि ये कोई संघर्ष है, लेकिन बदलाव तो होता ही है, पीढ़ीगत बदलाव तो होता ही है। अब किसी बदलाव को लोग संघर्ष के रूप में देखते हैं, ये चिंता का विषय हो जाता है। साल 2015 से 17 तक का दौर छोड़ दें और अभी 1-2 महीने का दौर छोड़ दें तो 2005 के बाद से आप लोग बहुत ज़्यादा सत्ता में नहीं रहे और मतलब राष्ट्रीय जनता दल नहीं रहा और नीतीश कुमार लगातार शासन में रहे हैं। तो नीतीश कुमार के साथ आने का एक जोखिम आपको कहीं दिखता है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ अगर कुछ होती है, सरकार से नाराजगी, तो आरजेडी के लिए उससे कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? मैं एक विधायक जनप्रतिनिधि से पूछ रहा हूँ जो आरजेडी के विधायक हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल को इतना ही अपनी पार्टी से अपेक्षा रखता हूं कि हमारे जो घोषणा पत्र में जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़े थे, वह अवसर है सत्ता में आने के बाद उसको लागू करने का। और जिस तेज़ी से हम लागू करेंगे, हम सभी एंटी इनकम्बेंसी से पार पा सकते हैं, जो मुझे विश्वास है। एक सवाल पर जरूर हमारी पार्टी आगे बढ़ गई है, वो रोजगार के सवाल पे, सरकारी नौकरियों को देने के सवाल पे बहुत तेज़ी से काम आदरणीय तेजस्वी जी ने कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि बाकी मुद्दों पर भी वो तेज़ी से काम कर पाएंगे। थोड़ा वक्त तो लगेगा इसको। आज तेजस्वी जी का जन्मदिन भी है, तो अपनी तरफ से बधाई। और क्या उम्मीद की जल्द बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मैं सुबह ही तेजस्वी जी को, आदरणीय अपने नेता को बधाई दिया और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनको दीर्घायु होने और नई ऊंचाइयों तक जाने की हम शुभकामना देते हैं कि मेरा नेता और ऊंचाइयों तक जाएं, खूब दीर्घायु हों, जिससे बिहार की और सेवा कर सकें। तो जी, फर्स्ट बिहार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुधाकर सिंह, जो अब सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के पैमाने पर किसी पहचान के मोहताज नहीं, और पहचान जो उन्होंने बनाई वो सच बोल कर बनाई। मलाल नहीं है अपने फैसले को लेकर के, जो उन्होंने सच कहा। मंत्री रहते हुए भले ही कुर्सी चली गई, कैबिनेट से बाहर आ गए, लेकिन उम्मीद है कि आरजेडी अपने घोषणा पत्र के ऊपर काम करेगी और नीतीश कुमार के साथ रहते हुए नीतीश सरकार को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी जैसा खतरा है उससे सचेत भी रहेगी। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ शशिभूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज, पटना।